कि बंद कमरे में तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि नीतीश के हाथ से कमान और लगाम दोनों छूट रहा है। क्या आप इस बात को मानेंगे नीतीश कुमार जी कि कहीं भी इस देश में ऑक्सीजन के कारण एक आदमी की भी मौत नहीं हुई है? अगर आप स्वीकार करते हैं, आपकी चुप्पी स्वीकारोक्ति है, क्योंकि चुप्पी का मतलब ही कहा जाता है हम भी। तो या तो आप मजबूर हैं या आपको सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि यदि बोलेंगे तो हमारा सत्ता चला जाएगा। कि पेगासस वाला मामला जो है वो सिर्फ पत्रकारों पे हुआ है, जज पे हुआ है, अधिकारियों पे हुआ है, मंत्रियों पे हुआ है। आप भी उस दायरे में हैं। अभी पत्ता बहुत खुलना है जी। और हो सकता है कि यही कारण हो, आपकी मजबूरी हो टिके रहने की। आप झूठ मूठ का अपने पीठ पर बैगेज और लेगेज लेकर के चलते हैं और ये कहते हैं कि हम तो भाई हमारी आइडियोलॉजी अलग है। क्या है आपकी आइडियोलॉजी अलग है? जिस भारतीय जनता पार्टी से आप इसलिए अलग होते हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ जाते हैं, बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा। वो तो रहा है बंटाधार। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 20 सड़क पे घसीट घसीट के मारा था। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने इसी उपेंद्र कुशवाहा को अपने घर से निकलवा के सामान तक बाहर फेंकवा दिया था। आप कैसे भूल जाते हैं ये सब चीज? तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे थे। बिहार की जनता को आपने अंतिम दिन चुनाव के कह दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। जैसे ही परिणाम आया फिर आप पलट गए। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे ये क्या है? ये सबसे बड़ा असर ये है कि इस विधानसभा सत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसलिए देखते हैं कि सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाएगी कि इस बार से बाढ़ से कोई पीड़ित नहीं होगा जी? क्या ऐसा अध्यादेश लाएगी कि बाढ़ से जो लोगों को प्रभावित होना था उन लोगों को पहले ही सुरक्षित कर लेगी? क्या सरकार ऐसा कोई कानून लाने जा रही है कि नेपाल से पानी जो छूटता है उसको बंद करा देगी जी? क्या ऐसा कोई कानून लेकर के आने जा रही है जिससे कि गरीब और गरीब नहीं होगा? क्या पलायन रुक जाएगा? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम आपको हमेशा से ऐसी ही खबरें देते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर बैठक कर रही हैं। वहीं अगर बात करें बिहार में सत्ता दल और विपक्ष की, तो दोनों लोग बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं और बिहार में आगे क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में हम आपको बता दें। तो बिहार में कल से मानसून का सत्र शुरू होगा और जिसके लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने क्या तैयारी की है, क्या कुछ आज निकलकर सामने आया है, इन सभी खबरों पर हम चर्चा करेंगे और बाबा हमारे साथ है। इन तमाम खबरों पर ध्यान से बाबा ने नजर गड़ाए हुए थे आज पूरे दिन और इसके बाद आज शाम को क्या कुछ निकलकर सामने आया, ये सभी बातें बाबा आपको बताएंगे। सनी, सबसे पहले तो भारत लाइव लगातार ये बात कहता आ रहा है कि ये जो मानसून सत्र होने जा रहा है जी, जो आप बातें बताए हैं वो तो जनरल बातें हैं जी, क्योंकि सभी को पता है कि 5 दिनों का सत्र चलेगा, उसमें हंगामे होंगे, केंद्र में भी हो रहा है, राज्य में भी होगा, बहुत तरह की बातें होंगी, पुरानी चर्चाएं होंगी, आगे क्या होगा उस पर चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच में जो हम खबर लेकर के आए हैं वो खबर कुछ अलग है जी, क्योंकि जनरल खबरें तो हम दे ही रहे हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र में अपनी टीम को लीड करेंगे। ये पहले ही हमने बता दिया था। तेजस्वी यादव आए, उन्होंने बयान दिया, आपने कवर भी किया उसको जी, और तेजस्वी यादव ने वही सब बातें बोली जो बातें हम सवेरे बता चुके थे जी जी। हमने खबर किया था सुपर एक्सक्लूसिव, उसमें हमने बहुत सारी बातें रखी थी। हमने साफ तौर से बताया था कि हम 5 दिनों तक विभिन्न एंगल से इस सत्र को आप तक पहुंचाएंगे जी। क्या कुछ होना है, इसके क्या असर पड़ेंगे। सबसे बड़ा असर यह है कि इस विधानसभा सत्र को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसलिए देखते हैं कि सरकार एक ऐसा अध्यादेश लाएगी कि इस बार से बाढ़ से कोई पीड़ित नहीं होगा जी? क्या ऐसा अध्यादेश लाएगी कि बाढ़ से जो लोगों को प्रभावित होना था उन लोगों को पहले ही सुरक्षित कर लेगी? क्या सरकार ऐसा कोई कानून लाने जा रही है कि नेपाल से पानी जो छूटता है उसको बंद करा देगी जी? क्या ऐसा कोई कानून लेकर के आने जा रही है जिससे कि गरीब और गरीब नहीं होगा? क्या पलायन रुक जाएगा? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप ये सब बात अगर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है।
सरकार रहेगी कि जाएगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी। आपको फिर लग रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं, हम किस तरह की बातें कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जान रहे हैं, हम जिस तरह से बातें कर रहे हैं और भीतर खाने में जो चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियंस के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा जो उनका अपने लिए होता है और दूसरा चेहरा समाज के लिए होता है। ये दोनों चेहरे आपको देखने पड़ेंगे और वो चेहरे हमें नजर आते हैं जी। क्योंकि आम जनता को तो नजर आते नहीं। आम जनता को दो चेहरे नजर आते हैं, लेकिन आम जनता उस पर भरोसा नहीं करती है या फिर उस पर मंथन नहीं करना चाहती है, क्योंकि आम जनता को अपने रोजी रोजगार से, रोज के भोजन से, अपने परिवार को पालने से या फिर जो लायबिलिटीज उस पर है उसको निभाने में फुर्सत ही नहीं मिलता जी। नहीं तो आप सोचिए ना कि जो नेता 15 दिन आपके दरवाजे का मिट्टी कोड़ देते हैं, वो नेता 5 साल तक आपको क्यों नहीं नजर आते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का हल तभी होगा जब आप लोहिया जी की बात मानेंगे कि रोटी यदि पलटी न जाए तो जल जाती है। अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। ये सारी बातें आपके सामने हैं, लेकिन उदाहरण को आप कभी भी नहीं देखते हैं। आपके सामने सब कुछ है जी। जनता बार बार 16 साल से, पिछले 4 चुनाव से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रही है जी। अब इस बार भी वही कहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो आपने उसी के लिए वोट दिया था। आपने 3 बार लालू और राबड़ी की सरकार बनाई, उससे पहले आपने कांग्रेस को लगातार जिताया जी। कहां लोहिया जी की बात आप मान रहे हैं? आदर्श तो मानते हैं, उनके जयंती और उनके पुण्यतिथि पर आप माला जरूर चढ़ा देते हैं, लेकिन कितना उनको मानते हैं आप? इन सब बातों से इतर अब एक अलग तरह की राजनीतिक धारा उत्पन्न हो रही है, जो आपको याद होगा कि 77 के आंदोलन के बाद से उत्पन्न हुई थी और जिसने केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी को हिला दिया था। भले ही नहीं टिक पाया, लेकिन अब एक धारा जो है, नई धारा, नई राजनीतिक पौध जो है उग करके आई है। भले ही वो राजनीतिक घरानों से आते हों या कुछ लोग राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं, जैसे कन्हैया कुमार वगैरह की बात अगर करें तो उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन जो नए पौध आए हैं, अब आप समझिए ना, नीतीश कुमार किससे लड़ेंगे? लड़ने के लिए उनके दूर दूर तक कोई बराबर के पहलवान ही नहीं है जी। सारे बराबर के पहलवान थे। अब उस गुण को, उस जो उनका जो अपना जो सीखा हुआ सब उनका था, जो सीखे थे अपने मित्रों के साथ, उनके बच्चों पे आजमा रहे हैं। आप समझिए ना कि अगर चुनावी रणनीति में यदि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी को नहीं हराते हैं, जबरदस्ती उसको ठेल देते हैं, तो हराना थोड़े हुआ, गिराना थोड़े हुआ। आपको अपने जनतांत्रिक मूल्यों के अनुसार उस कसौटी पे अपने आप को रख करके अगर किसी के साथ हार और जीत का फैसला करते हैं आप, और जनता इस फैसला करती है, तब लोकतंत्र सही मायने में होता है जी। अब आप यदि भंडोल करवा दिए एलजेपी में, चाचा और भतीजा को अलग करवा दिए, तो यह आपकी रणनीति थोड़े हुई, यह आपकी कमजोरी दर्शाती है जी। आप तेजस्वी यादव के साथ 2015 में आते हैं, आकर के सरकार बनाते हैं, अधिक सीट के बाद भी तेजस्वी यादव, उनके पिता और उनका परिवार मिलकर के आपको मुखिया बनाता है, और 2 साल भी नहीं लगता है आप सत्ता से बाहर कर देते हैं जी। अपने खुद फिर उसी घर में चले जाते हैं जिस घर को कह के आते हैं कि भैया जीते जी कभी नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे मिट्टी में तो मिल ही रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं इस बात को जी। लगातार आप देखिए कि जदयू के लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से चुप्पी साधे हुए एक बैग मुखर हो गए हैं, सारा कमान अपने हाथ में लेने के लिए माने उतावले हो गए हैं जी। क्या है ये वही है, आपकी नीतियां गलत थी, आप गलत तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे थे। बिहार की जनता को आपने अंतिम दिन चुनाव के कह दिया कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, जैसे ही परिणाम आया फिर आप पलट गए, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे ये क्या है? यही सब चीजें हैं जो विश्वसनीयता को खत्म करती हैं। अब हम जो बात कहने जा रहे हैं, ये तो वो बातें थी जो आपके लिए हम रखे थे, लेकिन जो मुख्य बात है कि बंद कमरे में तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि नीतीश के हाथ से कमान और लगाम दोनों छूट रहा है जी। इसके पीछे के तह में आपको जाना होगा। कहीं ना कहीं आप भले ही दोषी मान लें किसी को भी, आप मान लें कि चिराग पासवान ने आपको सीटें कम आपकी करा दी, आपको हरवा दिया जी, तो क्या उस सीट पर तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे थे? क्या उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन नहीं लड़ रहा था? लड़ तो वो भी रहे थे।
तो फिर आप चिराग पासवान से क्यों, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमको हराया जी, इसलिए कि आपको शर्म लगता है, आपको ये लगता है आप धोखा की बात करके आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं जी। तेजस्वी यादव तो स्वीकार कर रहे हैं कि हां हमारा टक्कर कहीं भाजपा से था और कहीं नहीं कह रहे हैं कि हमारा टक्कर चिराग पासवान से था जी, जी। वो नहीं कह रहे हैं कि हमारा टक्कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। जिस उपेंद्र कुशवाहा के साथ आप टक्कर लेते हैं उस उपेंद्र कुशवाहा का तो पूरा पोल खोल दिया भारतीय जनता पार्टी ने जी। और यही वो बात था, यही वो बंद कमरे में जो मीटिंग थी उस मीटिंग में निकल करके सामने आया कि आप खंड खंड बिखरे हुए हैं और तेजस्वी यादव बजाते एकदम और मजबूत गठजोड़ बनाते जा रहे हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिए ना सनी, आपको भी याद होगा कि चुनाव के समय में हम और संपादक नमन मिश्रा जी बातचीत कर रहे थे जब हम कई खबरों के माध्यम से यह बताए थे कि आखिर इन 3 लोगों को क्यों हटाया गया महागठबंधन से, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई कि ये लोग बाहर हो जाएं। जी। आज भी उनके साथ स्थितियां बहुत बदली नहीं है। आप जब खबर कर रहे हैं उसके एक दिन पहले मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में पीटा गया है जी, उनके लोगों को लाठी से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। तो स्थिति कहां बदली? तेजस्वी यादव ने तो कुमार नहीं खिलवाया था। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 20 सड़क पे घसीट घसीट के मारा था। जी। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने इसी उपेंद्र कुशवाहा को अपने घर से निकलवा के सामान तक बाहर फेंकवा दिया था। आप कैसे भूल जाते हैं ये सब चीज? लेकिन आप अपने सत्ता और राजनीति के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए समझौते कर लेते हैं। आपकी आइडियोलॉजी वहां शून्य हो जाती है जी। आप झूठ मूठ का अपने पीठ पर बैगेज और लेगेज लेकर के चलते हैं और ये कहते हैं कि हम तो भाई हमारी आइडियोलॉजी अलग है। क्या आपकी आइडियोलॉजी अलग है? जिस भारतीय जनता पार्टी से आप इसलिए अलग होते हैं कि अगर प्रधानमंत्री आ जाते हैं, बन जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो इस देश का बंटाधार हो जाएगा। हो तो रहा है बंटाधार। कहां आपके मुंह से आवाज निकल रही है? क्या आप इस बात को मानेंगे नीतीश कुमार जी कि कहीं भी इस देश में ऑक्सीजन के कारण एक आदमी की भी मौत नहीं हुई है? अगर आप स्वीकार करते हैं, आपकी चुप्पी स्वीकारोक्ति है, क्योंकि चुप्पी का मतलब ही कहा जाता है हम भी होना। तो या तो आप मजबूर हैं या आपको सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि यदि बोलेंगे तो हमारा सत्ता चला जाएगा। आप ये बातें बुलवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा से, ये बात बुलवाते हैं आप जीतन राम मांझी से। ये सच्चाई कौन करेगा, कौन स्वीकार करेगा? तो नई पीढ़ी करेगी। ये नई पीढ़ी सिर्फ एक तेजस्वी यादव की नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने पिता को भी उनकी गलतियों के लिए माफी मांगा है। इतना बड़ा दिल और इतना बड़ा जज्बा शायद आप में नहीं है। आपको स्वीकार करना चाहिए कि जनादेश जो मिला है वो मेरे मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं मिला है। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लें तो बिहार की जनता आपको फिर से सरताज बना देगी जी। क्योंकि 2015 में आपको मिला था, आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और आपके साथ खड़ी थी आरजेडी, खड़ी थी कांग्रेस, आपको मिला था, लेकिन उसका मान आपने नहीं रखा। आप फिर उसी भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए जिसको बिहार की सत्ता से बेदखल किया गया था। आपने खुद मिलकर के बेदखल किया था और अपने ही बातों को आप नकार गए, फिर से वापस ले आए। अब ऐसी स्थिति में आपके हाथ से यदि कमान छटकता है तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए ना कि आपने पशुपति कुमार पारस को, जैसा कि कहा जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसी कि चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को आपने चिराग से बदला लेने के लिए अलग किया जी। आज पशुपति कुमार पारस आपको 4 वोट दिलवा देंगे। खुद उनके जो 5 सांसद हैं, उनके अलावे 4 और जो सांसद हैं वो उनके साथ नहीं बैठ रहे हैं। किसी तरह से प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रिंस को अपने साथ खड़ा किए। यदा कदा कभी कभी चंदन सिंह खड़ा हो जाते हैं, लेकिन बाकी के 2 सांसद कहां हैं? ये सारी बातें समझना पड़ेगा। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी से आपके संबंध खराब हुए, जो आपकी बदनामी हुई से अलग। अब आपको लगने लगा है कि चिराग पासवान घूम रहे हैं, उनके साथ भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, सवर्णों का बहुत बड़ा सपोर्ट उनको मिलने लगा है, तो आपकी जमीनें खिसकने लगी। आप कहने लगे कि ललन सिंह को हम बनाएंगे अध्यक्ष। लेकिन आपको एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं। इस खबर के बाद जी हम एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है 31 तारीख को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। जी जो हुआ था ना विधानसभा में 23 मार्च को, उससे भी
खतरनाक काम होगा और ये उसी पार्टी, एक पार्टी के अंदर में होगा। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने आपको गुप्त खबर बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की है जेपी नड्डा के देखरेख में। भोज भी हुआ है और आपके पूरे, आप ये मत समझिएगा कि पेगासस वाला मामला जो है वो सिर्फ पत्रकारों पे हुआ है, जज पे हुआ है, अधिकारियों पे हुआ है, मंत्रियों पे हुआ है। आप भी उस दायरे में हैं। अभी पत्ता बहुत खुलना है जी। और हो सकता है कि यही कारण हो, आपकी मजबूरी हो टिके रहने की, लेकिन कहीं ना कहीं खुल के आना पड़ेगा। और जो चीज बंद कमरे में तेजस्वी यादव ने की है, यह इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्ट कर रही है और इस सदन की कार्रवाई में यह बात नजर आ जाएगी कि दो खेमे बटे हुए नजर आएंगे सरकार के जी। एक खेमा होगा भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा खेमा होगा, माफ कीजिएगा, 3 खेमे होंगे जी। एक खेमा होगा भारतीय जनता पार्टी का, दूसरा खेमा होगा जदयू का और तीसरा खेमा होगा मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का। क्योंकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों को इस बात का एहसास है कि आप दोनों में से कोई भी अगर छटकता है तो इन दोनों की स्थिति क्या होगी जी। अगर गाड़ी चलती है तो सबसे ज्यादा टायर पंक्चर होता है और ये दोनों वही चक्का है। अब सोचिएगा इस बात को कि अगर कहीं ये पंक्चर हो गए तो सरकार तो रहेगी नहीं, उससे पहले ये अपने लिए रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। अब इस स्थिति में कल और आज जो कुछ भी हुआ बिहार में वो साफ नजर आया कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है एकजुट नजर आ रहा है और सरकार, हमने खबरों के माध्यम से बताया था कल कि किस तरह से सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि विपक्ष कौन सा चाल चल रहा है और इस इंतजार में विपक्ष की साझा बैठक नहीं हो पाई, एनडीए के विधायक दलों की बैठक नहीं हो पाई कि कैसे वो विधानसभा में विपक्ष के हमलों का जवाब देगा जी। ये इंतजार हो रहा था और इंतजार बहुत कठिन हो गया क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव, आपने ही खबर किया था कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है और हमने खबरों में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि उसी विधानसभा में एक सदन जो है विधानसभा के अंदर होगी और दूसरा बाहर होगी और हो सकता है कि 5 दिन तक इसी तरह की कार्रवाई हो यदि आप माफी नहीं मांगते हैं तो, यानी कि आपके हाथ से लगाम और कमान दोनों छीनने की पूरी तैयारी हो गई है। और देखने वाली बात होगी कि ये आप कैसे झेल पाते हैं। आपके हाथ से कमान निकलता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को कमान अपने से दिया था आपने और आपकी बेचैनी नजर आ गई कि 6 से 7 महीने में आपको फिर से लगाम और कमान की जरूरत पड़ गई। बहुत कुछ अभी बाकी है, हम लगातार आपके साथ हैं। आज के रातों रात में हम तो यहीं विराम देते हैं, बाकी आपको सारी खबर से अवगत कराते रहेंगे हमारी पूरी टीम। 5 दिनों तक हम आपके साथ जीवंत रहेंगे। जी, तो बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन के जितने भी दल हैं वो सभी एकजुट है और कल शाम को जो बैठक हुई है महागठबंधन की, उसमें तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया है कि वो जो 23 तारीख को जो गलती हुई उसकी माफी नीतीश कुमार को मांगनी होगी और हम माफी मंगवा कर रहेंगे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष के साथ बैठक नहीं हो पाई है, कोई भी दल एक साथ बैठकर बैठक नहीं कर पाया है, सभी दल अलग अलग बैठक कर रहे हैं और इसी से जाहिर होता है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन लगातार एकजुट है। अब बजट का सत्र, जो मानसून का सत्र है वो शुरू होगा, तो देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि विपक्ष ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ और हमारी खबरों को लगातार देखते रहिए। अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।